नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे नील और मालती एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं भोजन के पश्चात। जहाँ मालती पहले तो नील को शुक्रिया कहती है, उसके बाद नील जब उनके पिता के बारे में बात करते हैं तो नील की बातें सुन मालती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और कहती है कि हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमारे पिता अगर सामने आए भी जाएं तो भी हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। आप अगर उनसे मिले तो उनसे कह दीजिएगा कि वो कभी ना आए मेरे सामने। हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही कभी अपनाएंगे। और जो कुछ भी उनकी वजह से मेरी माँ के साथ हुआ, मैं उनके लिए उसकी वजह से उन्हें कभी भी नहीं मिलना चाहती। और वो कभी मेरी माँ की मौत के बाद भी नहीं आए। नील से ये कहकर मालती अपने कक्ष में चली जाती है। जब मालती अपने कक्ष में जाती है तब वो सोचती है कि मैंने क्रोध में कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कह दिया। कल नील के साथ हमारा विवाह है और हमने नील से ऐसी बातें कर दी। फिर वो ये सोचते हुए सो जाती है और इधर नील फिर अपने कक्ष में आते हैं और मालती की बातों पे विचार करते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें मालती के पिता को ढूंढना चाहिए या नहीं। अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से मालती को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कोई दुख हो। क्या होगा अगर हमने अगर मालती और उसके पिता को मिलवाया, और क्या मालती अपने पिता को देख खुश हो पाएंगी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तभी नील भी अपने कक्ष में विश्राम करने लगते हैं और सो जाते हैं। सोकर जब उठते हैं तब हम पूरे राज्य में और पूरे महल में जैसे संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही हो। पूरा महल गूंज उठता है संगीत से। तबले की आवाज़ और बांसुरी और बहुत सारे ऐसे ध्वनि जो सुनने में बहुत ही शांत और प्रिय रहते हैं। फिर नील और मालती को उनके कक्ष से उनके दास दासियाँ लेने आते हैं और उन्हें उनके अलग अलग जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ वो उन्हें हल्दी लगाते हैं और विवाह की तैयारियाँ चल रही होती है। सुबह शाम दोनों समय हल्दी लग रही होती है। जहाँ नील मालती से मिलने के प्रयास में रहते हैं क्योंकि वो कल रात के लिए माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता है। उसके दूसरे दिन फिर से वो सारी तैयारियां शुरू होती है वैसे ही, और साथ में मालती को मेहंदी लगती है, नील को मेहंदी लगती है, आलता पहनाया जाता है, मड़वा का रस्म होता है। बहुत सारे रस्मों के बीच नील और मालती को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता। फिर उसके दूसरे दिन विवाह के मंडप पे उन्हें ले जाया जाता है जहाँ पे नदी पार कर शिव मंदिर से पहुँचते हैं। और जब सभी मंदिर पहुँचते हैं तो मगध के राजा भी वहाँ मौजूद होते हैं जो नील और मालती का स्वागत करते हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर उन्हें विवाह के मंडप पे बैठाया जाता है नील और मालती को। उन्हें जब विवाह के मंडप पे बैठाया जाता है तो नील और मालती के साथ राजा दोनों राज्यों के एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं कि अब से हम समधे हुए, हमारी पुत्री का अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहाँ पे राजा कहते हैं कि आपकी पुत्री तो आप ही के घर रहेंगी, बल्कि आप हमारी बेटी का ध्यान रखेंगे। कोशिश करें कि उन्हें आपके राज्य में कोई तकलीफ़ ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें लगता है कि हमें आपके राज्य में आना पड़ेगा। जिस पर वो कहते हैं आप चिंता न करें, आपको हमारे राज्य में आने का अवसर हम नहीं देंगे, आपके पुत्र को कोई कष्ट नहीं होगी। ऐसा ही हो तो अच्छा है। इन दोनों राजा अपने तेज तर्रार नज़रों के साथ एक दूसरे को इस तरह से घूरते हुए बातें करते हैं जहाँ दोनों रानियाँ एक दूसरे से गले लग आनंद के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं। सभी राज्यों के दोनों राज्यों के
सभी आनंदित होते हैं और एक दूसरे की तरफ आनंद भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, सिवाय राजाओं के। राजा बिल्कुल भी इस सब में आनंदित नहीं थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं चिंता थी कि राजा के मन में कुछ तो कुछ बुरा चल रहा है। कौशल वंश के, जहाँ पे मगध वंश के राजा के मन में ये सब चल रहा होता है, तभी कौशल वंश के राजा मगध के राजा से नज़रें हटाकर आसपास देखने लगते हैं और देखते हैं कि मालती के पिता कहाँ हैं और वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। वो सभी भीड़ में देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मालती के विवाह की बात सुनकर उनके पिता ज़रूर यहाँ आएंगे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते, वो कभी मिल ही नहीं पाते। उन्हें पता नहीं कि वो कैसे दिखते हैं, लेकिन उन्हें नज़रें पहचानना अच्छे से आते हैं, इसलिए वो ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते, उनसे मिल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रजा की भीड़ में होंगे, पर वो असलियत में सैनिक बन राजा के पीछे ही खड़े होते हैं और उन्हें पता ही नहीं इस बारे में। जहाँ मालती का कन्यादान के लिए उनके पिता का आह्वान किया जाता है, तभी राजा उनके पास जाते हैं, पंडित और मालती के बीच बैठते हैं और फिर उनका कन्यादान करते हैं, जहाँ पे रानी को भी बुलाया जाता है, लेकिन रानी कहती है कि हम नहीं आएंगे। जहाँ पे राजा कहते हैं कि कन्यादान माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, आपने भी मालती की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए आपको और हमें मिलकर कन्यादान करना होगा। फिर वो दोनों मिलकर कन्यादान करते हैं, जहाँ पे रानी का मन बिल्कुल भी इस सब में नहीं था और रानी बस दुखी मन से मालती का कन्यादान करती है और कहती है कि हमेशा सुखी रहो और जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, यही हम आशीर्वाद देना चाहेंगे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कहते। और वो मंडप से उतरकर सीधे महल चली जाती हैं, एक नाव में बैठकर, जहाँ पर रानी को महल जाता हुआ देख भी राजा कुछ नहीं कहते। सभी लोगों के बीच से जब रानी चली जाती है, तब बहुत सारे लोग वहाँ पे रानी के बारे में बातें करने लगते हैं और राजा के संबंध में भी। राजा और रानी के संबंध के बारे में जब बात हो रही होती है, तब कहीं ना कहीं राजा के कानों में ये बात पहुंचती है, लेकिन राजा उस वक्त इस सब पे ध्यान ना देकर मालती के पिता पे ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ राजा जब रानी मालती का कन्यादान कर रहे होते हैं, तभी उनका सैनिक मालती के सर पर हाथ रखते हैं और ये बात राजा ध्यान में लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि उतनी सारी भीड़ और शोर शराबे में राजा को मालती के पिता तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर मालती का विदाई का समय हो जाता है। विवाह के पश्चात जब मालती का विदाई होने वाली होती है, तभी नील मालती से कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए। जहाँ पे मालती कहती है आप कितनी बार हमसे क्षमा मांगेंगे, हमारे पिता के बारे में हम जो कहते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन आपने भी जो कहा गलत नहीं है, इसलिए हम आपसे क्रोधित नहीं हो सकते, आप चिंता ना करें। जहाँ नील कहते हैं कि हम जानते हैं आपने हमसे ये पहले भी कहा है, फिर भी आप हमसे यही सब कह रहे हैं। आपने विवाह के मंडप में आते ही हमसे माफ़ी मांगी, और कितनी बार कहेंगे। आप हमारे अच्छे से जानते हैं और हम आपको, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। बस वो हमें छोड़कर चले गए थे, इसलिए हम उनसे क्रोधित हैं। आप तो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना। ये सुन नील कहते हैं कि नहीं, हम उनकी तरह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप एक बार
इस बारे में विचार करें। आप फिर से इस बारे में सोचना बंद कीजिए। हमें उनसे नहीं मिलना, कह दिया ना। जबकि मालती के पिता ठीक मालती के पीछे होते हैं और वो ये सब सुन रहे होते हैं, जिस पर मालती तो कुछ नहीं समझती। उस सैनिक को देख पर नील समझ जाते हैं, क्योंकि जैसी मालती ये सब कहती है कि हम अपने पिता से बेहद नफ़रत करते हैं और हम उन्हें कभी देखना नहीं चाहते, ये सुन उस सैनिक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और नील वो सब देख लेते हैं। पर नील ये नहीं जानते कि वो सच में मालती के पिता है या नहीं। और ये सब कहीं ना कहीं राजा भी देख रहे होते हैं, पर राजा कुछ नहीं कहते। फिर इधर राजा और उस कौशल के राज्य में जितने राज्य सैनिक अधिकारी या जितने भी लोग रहते हैं वो सब अपने राज्य वापस आ जाते हैं। और इधर मगध के राजा को मालती और नील को राजमहल ले जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पे नील कहते हैं कि महाराज अब हम चलते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें और आज्ञा दें। जहाँ पे राजा कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आपको राजमहल लेकर जाएंगे हम। आखिर आप दोनों की प्यार की कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी। जहाँ पे नील कहते हैं कि नहीं, हम एक रात्रि के लिए हमें यहाँ रुकने का अवसर मिला है, हम अपनी माँ के घर जाना चाहते हैं, हम मालती को लेकर अपने माँ के घर जाना चाहते हैं, आप हमें बस यहाँ से जाने की आज्ञा दें। जहाँ पे राजा कहते हैं हम आपकी बात को समझते हैं, इसलिए हम आपको आपके माता के घर खुद लेकर जाएंगे। राजा खुद बग्घी में चढ़ते हैं और नील और मालती को लेकर उनके घर जाते हैं। दाई के घर जब वो पहुंचते हैं तो उस घर की अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी नील वहाँ उतरते हैं और मालती को भी उतारते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे घर चलना चाहोगी। जहाँ राजा खुद कहते हैं कि नहीं, आप दोनों का अभी अभी विवाह हुआ है, आप इस घर में जाएंगे, इस घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जहाँ नील कहते हैं आप चिंता ना करें, बस एक रात्रि की तो बात है, हम कुछ वक्त तक ही तो इस घर में रहना चाहते हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो मालती, तो क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगी, हमें अच्छा लगेगा। जहाँ मालती कहती है हमने आपसे विवाह किया है सिर्फ महल में रहने के लिए नहीं, आपके साथ झोपड़ी में भी हम रह सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम आपके साथ ही रहेंगे। हमने आपसे विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि आप हमें महल में रखेंगे या आप हमारे साथ महल में जाएंगे या रहना चाहते हैं। वो महल हमेशा के लिए जेल ही था और आज भी वो महल हमारे लिए जेल ही है। ये सब राजा सुन रहे होते हैं। राजा उन दोनों के बीच कुछ नहीं कहते, पर वो सुनते ज़रूर हैं। और वो ये भी सुनते हैं कि जहाँ नील और मालती एक दूसरे से बात करते हैं और नील मालती कहती है कि हमारी वजह से तो आपको भी कष्ट हो रहा है, आप जहाँ यहाँ इतने शान से रहते थे, आपका अपना घर था और वहाँ आप हमारे घर में जा भी नहीं सकते, आपको हमारे साथ महल में जाना होगा। वो महल जिस महल में हम खुद एक दासी हैं और आपको भी एक दास के भांति जीवन जीना होगा। ये सुन राजा एकदम से हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपके बीच बोलने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं
आप दासी हैं और ये वहाँ पे जाके दास बनेंगे, उस राजा की सेवा करेंगे। जहाँ पे नील कहते हैं हाँ, जहाँ पे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या आपने ऐसा जीवन चाहा था नील? जहाँ पे नील कहते हैं आप बताएं, क्या हमारी माँ ने ऐसा जीवन चाहा था कि हमारे आने से पहले ही हमारी माँ की मृत्यु हो गई और हमें ये तक नहीं पता चला कि हमारी माँ की मृत्यु के पीछे किसका हाथ है, और यहाँ तक कि हम अपनी माँ के अंतिम समय तक उन्हें देख ना पाए, उनके शव तक को अग्नि देने की आज्ञा हमें नहीं मिली। आप हमें बता रहे हैं कि हम कैसा जीवन चाहते हैं और कैसा जीवन नहीं चाहते। अगर आपको इतनी चिंता है ना, तो एक काम कीजिए, हमारे राज्य से जितनी बच्चियों की विवाह उस राज्य में हुआ है, एक बार उनके जीवन के ऊपर भी ध्यान देते तो अच्छा होगा। क्या है ना, हमारे राज्य के बहुत सारे माता पिता अपनी पुत्री का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं कई वर्षों से, सिर्फ आपके और उस राजा की वजह से, जिन्होंने ये समझौता कर बैठे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के राज्य के साथ संबंध बनाएंगे, और इस संबंध का क्या परिणाम हो रहा है ये आपको पता ही नहीं। बस संबंध बनाने हैं आपको। आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाहते हैं वो आपको समझ आ जाएगा वक्त के साथ। अगर आप इसके सच्चाई को ढूंढना चाहेंगे तो हमें यकीन है कि आप हमारे लिए कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनके लिए ज़रूर करेंगे, जो सच में आपके राज्य के आपके अपने लोग हैं और जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके परिवार और इस राज्य की खुशहाली की दुआ करते हैं। मुझे यकीन है कि आप उनकी सहायता ज़रूर करेंगे। जिस पर मालती कहती है कि हाँ महाराज, आप उनकी सहायता ज़रूर करें जो इस राज्य से उस राज्य में गए हैं। वो लड़कियां बहुत दुखी हैं, बहुत असहाय हैं। जहाँ पर राजा पूछते हैं उनके साथ क्या हुआ है, बताइए आपके राजा ने क्या किया है। जहाँ मालती कहती है कि हम ये बात नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे आसपास कुछ उस राज्य के सैनिक भी थे। जहाँ राजा कहते हैं ठीक है, आप चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे, आप अपने गृहस्थ जीवन में आनंद के साथ जिएं और खुश रहें, ये हमारा आशीर्वाद है आप दोनों को। फिर राजा बग्घी लेकर चले जाते हैं और कुछ सैनिक को कहते हैं कि आप दोनों इसी झोपड़ी के बाहर रहें, चाहे तो 2-4 और सैनिक बुला लें, पर कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। और उस राज्य के जो सैनिक थे, उस राज्य के सैनिक को भी यही आदेश राजा से मिला हुआ होता है। जहाँ पे दोनों राज्य के सैनिक मालती और नील के झोपड़े के बाहर दरबार की तरह बैठे होते हैं और घूम रहे होते हैं, जिन्हें देखकर नील और मालती दोनों ही बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। पर फिर भी मालती और नील जब गृहस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी नील मालती के लिए को घर के बाहर रोकते हैं और कहते हैं एक क्षण के लिए रुकिए। फिर मालती को बाहर छोड़ नील अंदर आते हैं। फिर आरती की थाल लेकर मालती के सामने जाते हैं और मालती की आरती उतारते हैं, उनके पैर छूते हैं। जहाँ पे नील की ऐसी हरकत देख मालती एकदम से हैरान होती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। जहाँ नील कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अच्छा जीवन जी सके अपनी पत्नी के साथ। जहाँ मालती
ये नील की ऐसी बातें सुन बहुत हैरान और खुश हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। मुझे